इतिहास की किताबों में जब भी हम प्राचीन भारत के पन्नों को पलटते हैं तो दिमाग में अक्सर क्या उभरता है? अक्सर बड़े बड़े महल, विशाल सेनाएं। हाँ, बिल्कुल। राजाओं के भव्य दरबार और पाटलिपुत्र जैसी चमकती हुई राजधानियां। हाँ, ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि इतिहास इन्हीं महलों की चारदीवारी के भीतर लिखा गया। वही तो। लेकिन आज के इस गहन अध्ययन में हम एक बहुत ही अलग दिशा में जाने वाले हैं। एक बहुत ही दिलचस्प दिशा में। एकदम। आज हम उन भव्य महलों से बाहर निकलेंगे। हमारी इस विस्तृत चर्चा का मुख्य मिशन ये खोजना है कि कैसे एक ऐसा इलाका जिसे अक्सर केवल एक घना जंगल मान लिया जाता है, असल में प्राचीन भारत का सबसे बड़ा पावर हाउस था। पावर हाउस और प्राचीन साम्राज्यों की रीढ़ की हड्डी भी। जी। हमारे पास मौजूद विजुअल और ऐतिहासिक स्रोतों के आधार पर आज हम जानेंगे कि कैसे इस घने जंगलों वाले क्षेत्र ने मगध और मौर्य जैसे शक्तिशाली साम्राज्यों को खड़ा किया। ये एक बहुत ही आवश्यक नजरिया है, क्योंकि मतलब जब हम इन ऐतिहासिक साक्ष्यों की गहराई में उतरते हैं तो ये स्पष्ट हो जाता है कि ये सिर्फ पेड़ों या भौगोलिक सीमाओं की कहानी नहीं है। हाँ, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी बात है। बिल्कुल, ये प्राकृतिक संसाधनों, कूटनीति और सामरिक रणनीतियों की एक बेहद जटिल कहानी है। राजधानियां भले ही नीतियां बनाती हों, लेकिन उन नीतियों को लागू करने की असली ताकत हमेशा इन अतथाकथित दुर्गम क्षेत्रों से ही आती थी। ठीक है, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं ताकि ये विश्लेषण किसी उबाऊ क्लास जैसा न लगे। हम समय के पहिए के साथ एक कालानुक्रमिक यात्रा पर चलेंगे। जी बिल्कुल, व्यवस्थित तरीके से। तो शुरुआत करते हैं हमारे सबसे पुराने लिखित दस्तावेजों से। ऋग्वेद की अगर बात करें तो इस क्षेत्र के लिए खास नाम का जिक्र मिलता है, कीकट प्रदेश। कीकट प्रदेश, ये नाम अपने आप में बहुत कुछ कहता है। हाँ, किताबों में इसे अक्सर झाड़ियों और जंगलों से भरा एक डरावना इलाका बताया गया है, लेकिन जब हम गहराई से देखते हैं तो यहाँ अनार्य जनजातियां निवास करती थीं। मतलब जो वैदिक परंपराओं को नहीं मानती थी। एकदम सही। दस्तावेजों में असुर, बिरजया, बिरहौर और खड़िया जैसी प्रमुख जनजातियों के नाम बहुत स्पष्ट रूप से दर्ज हैं। यहाँ जो बात सबसे अधिक रोचक है वो ये है कि समय के साथ मुख्यधारा के समाज का इस क्षेत्र को देखने का नजरिया कैसे बदला। कैसे? देखिए, अगर हम ऋग्वेद के बाद उत्तर वैदिक काल के ग्रंथों की तरफ बढ़ें तो अथर्ववेद में इसी इलाके को व्रात्य प्रदेश कहा गया है। व्रात्य प्रदेश मतलब स्थापित नियमों के दायरे से बाहर के लोग। बिल्कुल, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं था कि वे असंगठित थे। इसका सबसे बड़ा पुरातात्विक प्रमाण है रोहतासगढ़ का किला। और यहाँ रोहतासगढ़ का किला सोन नदी के ऊंचे किनारे पर स्थित। जी, इस किले का निर्माण राजा हरिश्चंद्र ने करवाया था अपने पुत्र रोहिताश्व के नाम पर, और इसका मुख्य उद्देश्य था इन जनजातियों द्वारा आर्यों के संभावित विस्तार से अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करना। ये एक बहुत बड़ा तथ्य है। एक घने जंगल में एक विशाल किले का निर्माण ये साबित करता है कि वो लोग केवल शिकार पर निर्भर नहीं थे। एकदम, उन्हें वास्तुकला और सैन्य सुरक्षा की गहरी समझ थी। वे अपनी स्वायत्ता को लेकर बेहद सतर्क थे। और अगर सुरक्षा की बात इतनी गंभीर थी तो महाभारत काल का एक किस्सा तो और भी ज्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाला है। आप जरासंध वाले प्रसंग की बात कर रहे हैं? बिल्कुल। महाभारत में इस क्षेत्र को पुंड्र देश या पशु भूमि कहा गया है। अब पशु भूमि सुनकर लगता है जैसे यहाँ सिर्फ जानवर हों, लेकिन ये जरासंध की एक क्रूर रणनीति थी। जरासंध, जो शिव का उपासक और मगध का शासक था। हाँ, उसकी रणनीति ये थी कि वो अपने शत्रुओं को सीधे नहीं मारता था, बल्कि उन्हें इन भयानक और अनजान जंगलों के बीच छोड़ देता था ताकि जंगली जानवर उनका शिकार कर सके। ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक युद्ध था। वही तो। ये बाकी दुनिया के लिए एक खौफनाक संदेश था कि मगध के शासक के पास एक ऐसा प्राकृतिक कालकोठरी है जहां से कोई लौट के नहीं आता। और इसी खौफ के कारण ये क्षेत्र महाजनपद काल आते आते सत्ता के समीकरणों का केंद्र बन गया। अगर हम सत्ता के विभाजन को देखें तो झारखंड 2 हिस्सों में बटा हुआ था। जी, पहला हिस्सा था छोटा नागपुर का क्षेत्र जो सीधे मगध साम्राज्य के अधीन था और जिसका शासक जरासंध था। और दूसरा हिस्सा था संथाल परगना का क्षेत्र, जो अंग महाजनपद के अधीन आता था और वहां का शासक कर्ण था। लेकिन ये संतुलन ज्यादा दिन नहीं टिका। बाद में अजात शत्रु ने अंग पर विजय प्राप्त कर ली। बिल्कुल, और उसके बाद संथाल परगना सहित पूरा झारखंड मगध का अटूट हिस्सा बन गया। इस एक कदम ने मगध को महाशक्ति बना दिया।
और इस क्षेत्र का सबसे प्रामाणिक विवरण हमें मिलता है चाणक्य के अर्थशास्त्र में। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जहां इसे कुकुट देश कहा गया है। जी, कुक्कुट देश। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि चाणक्य लिखते हैं कि यहाँ गणतंत्रात्मक प्रणाली लागू थी। रिपब्लिकन सिस्टम। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो ये बात केवल शासन व्यवस्था तक सीमित नहीं रहती। तो ये किस ओर इशारा करती है? ये मगध साम्राज्य की कूटनीतिक मजबूरी दर्शाती है। मगध इतना निरंकुश साम्राज्य था, फिर भी उसने यहाँ गणतंत्र क्यों पनपने दिया? इसका सीधा जवाब है संसाधन। मगध की असली ताकत यहाँ का लोहा था। लोहा, बिल्कुल। मगध के हथियारों का मुख्य स्रोत यही क्षेत्र था। यहाँ की असुर जनजाति जैसे लोग प्राचीन भारत के सबसे कुशल धातुकर्मी थे। एकदम। और इसी लोहे ने एक बड़ा रणनीतिक खतरा भी पैदा कर दिया था, कलिंग का डर। कलिंग, जो मगध का सबसे बड़ा शत्रु था। हाँ, कलिंग को भी उन्नत हथियारों की जरूरत की, और झारखंड की जनजातियां हथियार बनाने में इतनी निपुण थीं कि मगध को हमेशा ये डर सताता था कि कहीं कलिंग और ये आदिवासी आपस में गठबंधन न कर लें। ये किसी हाई स्टेक रणनीतिक खेल जैसा है। मगध की पूरी सुरक्षा नीति इस बात पर टिकी थी कि इस गठबंधन को किसी भी तरह रोका जाए। बिल्कुल। अगर कलिंग को वो लोहा मिल जाता तो इतिहास कुछ और ही होता। और जब रणनीतिक खेलों की बात हो ही रही है तो मौर्य काल की गज कूटनीति यानी एलिफेंट डिप्लोमेसी का जिक्र करना बहुत जरूरी है। चंद्रगुप्त मौर्य का वो दाव, सेल्यूकस निकेटर वाला। हाँ, चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उपहार में दिए थे। सैन्य इतिहास में ये सिर्फ उपहार नहीं था। यूनानी सेना मुख्य रूप से घोड़ों का इस्तेमाल करती थी, लेकिन मौर्यों ने युद्ध में हाथियों के उपयोग से अपना वर्चस्व स्थापित किया। हाथी उस समय के टैंक हुआ करते थे, और ये 500 विनाशकारी हाथी आए कहां से थे? साक्ष्य स्पष्ट करते हैं कि ये झारखंड के इन्हीं घने जंगलों से मंगवाए गए थे। एक बहुत बड़ा उद्योग रहा होगा इन जंगलों के भीतर। बिल्कुल। लेकिन केवल युद्ध ही नहीं, इसका व्यापारिक महत्व भी जबरदस्त था। दक्षिणा पथ व्यापार मार्ग का उल्लेख जरूरी है यहाँ, जो उत्तर भारत से दक्षिण भारत तक जाता था। हाँ, और ये इसी जंगली इलाके से होकर गुजरता था। इसके अलावा अर्थशास्त्र की बात करें तो अर्थशास्त्र में एक और खजाने का जिक्र है। इंद्र नामक या इंद्रवाहक नदियों का जिक्र। एकदम सही, जिन्हें आज ईब और शंख नदियां माना जाता है। और स्रोत बताते हैं कि ये नदियां हीरों का सबसे प्रमुख स्रोत थीं। डायमंड्स। तो सोच कर देखिए उस अपार संपदा की, लोहा, हाथी, व्यापारिक मार्ग और हीरे। ये क्षेत्र मौर्य साम्राज्य के आर्थिक महाशक्ति का असली केंद्र था। और इतने महत्वपूर्ण क्षेत्र पर नियंत्रण बनाए रखना आसान तो नहीं रहा होगा। यहीं पर सम्राट अशोक का प्रशासन सामने आता है। उन्होंने इतने बड़े वन क्षेत्र को कैसे नियंत्रित किया? अशोक बहुत दूरदर्शी थे। उनके 13वें शिलालेख में इसे आठविक प्रदेश कहा गया है। उन्होंने प्रत्यक्ष शासन के बजाय अप्रत्यक्ष नियंत्रण की नीति अपनाई। इनडायरेक्ट कंट्रोल। तो ये कैसे काम करता था? उन्होंने 2 प्रमुख अधिकारी नियुक्त किए। पहले थे नागाध्यक्ष, जिनका काम जनजातियों पर नियंत्रण और सेना में उनकी भर्ती करना था। एकदम सही। और दूसरे अधिकारी थे वनाध्यक्ष, जो वन संपदा, लकड़ी और लोहे पर नियंत्रण रखते थे, बिना उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में दखल दिए। लेकिन अशोक ने धम्म का भी तो इस्तेमाल किया था यहाँ। बिल्कुल। धम्म के प्रचार के लिए अशोक ने रक्षित नामक अधिकारी को भेजा। और ये केवल धार्मिक प्रचार नहीं था। दूसरे शिलालेख में अशोक ने बहुत स्पष्ट रूप से अविजित जनजातियों को धम्म का पालन करने की चेतावनी दी थी। एक तरह का नरम लेकिन सख्त राजनीतिक संदेश। मौर्य काल के बाद अगर हम मौर्योत्तर काल की बात करें तो यहाँ मिले सिक्कों के साक्ष्य हमारी वैश्वीकरण की समझ को झकझोर देते हैं। ये वाकई में इस चर्चा का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। सिंहभूम जिले में रोमन साम्राज्य के सिक्के मिले हैं। रोमन साम्राज्य के, जो सीधा व्यापारिक संबंध साबित करता है। और इतना ही नहीं, चाईबासा में इंडो-सिथियन सिक्के और रांची में कुषाण कालीन सिक्के मिले हैं, जो कनिष्क का प्रभाव दर्शाते हैं। 3 अलग अलग कोनों के साम्राज्यों के सिक्के एक ही वन क्षेत्र में। ये साबित करता है कि ये कोई कटा हुआ जंगल नहीं था, बल्कि वैश्विक व्यापार का एक बहुत बड़ा हिस्सा था। तो सबका क्या मतलब है? इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए हम कह सकते हैं कि झारखंड केवल एक जंगल नहीं था। लोहा, हाथी और अपनी सामरिक स्थिति के कारण
और उन वैश्विक संपर्कों के कारण। बिल्कुल। इन सब के कारण ये प्राचीन भारत में शक्ति का वास्तविक स्रोत और मगध साम्राज्य का आधार था। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। किस तरह का सवाल? ये कि यदि प्राचीन भारत के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों के निर्माण, उनके हथियारों, उनकी गज कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का केंद्र ये वन क्षेत्र और यहाँ की जनजातियां थीं, तो क्या ये सोचने का विषय नहीं है कि हम आज भी विश्व इतिहास को मुख्य रूप से केवल राजधानियों और राजाओं के नजरिए से देखकर एक बड़ी भूल कर रहे हैं? ये एक बहुत ही गहरा विचार है। इतिहास में ऐसे और कितने दूरस्थ या आदिवासी क्षेत्र होंगे जिन्होंने दुनिया की दिशा तय की, लेकिन इतिहास के पन्नों में उन्हें वो श्रेय कभी नहीं मिला जो मगध या रोम को मिला। श्रोताओं के लिए ये वाकई में एक ऐसा विचार है जिस पे गहराई से सोचने की आवश्यकता है।